गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका आपके कमल फिजिक्स गुरु चैनल पर। तो दोस्तों, हमने कल अपवर्तन के उदाहरण पढ़े थे, तो हम आज की लेक्चर में पढ़ने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा उसके उदाहरण। तो सबसे पहले बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सही बच्चे जुड़ जाइए, और जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो एक बार लिंक को ज़रूर शेयर किया करें। तो इसी प्रकार चलो आगे हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो भी नए बच्चे जुड़े हैं वो एक काम करें, जितनी भी पीछे वीडियो हैं, जितने भी मैंने जितने दिन भी पढ़ाया है वो रिकॉर्डेड वीडियो सेव हैं, उनको देख सकते हैं। और नोट्सों की मैं एक ही पीडीएफ बना करके, पूरे चैप्टर के एक ही पीडीएफ बना करके आपके लिए सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो सही बच्चे यहाँ तक कवर कर लें, जो भी नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, क्योंकि फिजिक्स है, अपने नाम की फिजिक्स है, बीच में से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है। यदि आप बीच में से कहीं भी जाओगे फिजिक्स पढ़ने के लिए तो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो शुरू से जुड़ना पड़ता है। तो जो भी नए बच्चे हैं वो शुरू से वीडियो देखें। हालांकि यहाँ से आगे रेगुलर ऑनलाइन ऑन टाइम आएँ, जो मैं आपको टाइम दूंगा उस टाइम पर आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा, अन्यथा फिर बाद में मैं वीडियो प्राइवेट कर दिया करूँगा। क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट जो कल की वीडियो थी, जो प्रीवियस वीडियो थी, उसको मैंने प्राइवेट किया हुआ है। तो यहाँ से आगे सभी वीडियो ऐसे ही एक निश्चित टाइम के बाद प्राइवेट कर दी जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ऑनलाइन आएँ। आगे बात कर लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो समझ लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है कि जैसे हम एक कोई अपवर्तक तल ले लेते हैं। यहाँ क्या ले लेते हैं? एक अपवर्तक तल, और वह अपवर्तक तल दो माध्यमों को विभाजित कर रहा है, दो अलग अलग अपवर्तनांक वाले माध्यमों को विभाजित कर रहा है। मानना कि इसका नाम कुछ भी दे लो, M डैश क्या है? एक अपवर्तक तल है। यह दो भिन्न भिन्न अपवर्तनांक वाले माध्यमों को विभाजित कर रहा है। माना कि हम मान लेते हैं ये नीचे वाला जो माध्यम है वो सघन माध्यम है। नीचे वाला माध्यम कौन सा है? सघन। ऊपर वाला माध्यम क्या है? विरल, ठीक है। तो अब कोई भी वस्तु या कोई भी प्रकाश स्रोत माना कि सघन माध्यम में स्थित है, आप इसमें जल भर लो। माना कि ऊपर वायु है, यहाँ वायु मान लेते हैं, यहाँ क्या मान लेते हैं? सघन माध्यम क्या है? वायु के सापेक्ष सघन जल सघन ही होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ जल भर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपवर्तक तल है जो भिन्न भिन्न अपवर्तनांक वाले माध्यमों को पृथक कर रहा है। नीचे वाला माध्यम सघन है, ऊपर वाला माध्यम विरल है। इस प्रकार से। और जो सघन माध्यम है उस सघन माध्यम में कोई प्रकाश स्रोत या कोई भी वस्तु स्थित है। माना कि हम यहाँ कोई प्रकाश स्रोत मान लेंगे इस प्रकार से। अब देखो, यहाँ कोई क्या स्थित है? कोई प्रकाश स्रोत इस जगह पर स्थित है। जैसे मान लो कोई भी प्रकाश स्रोत है यहाँ स्थित है। अब इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण जाएगी कि नहीं जाएगी? अब प्रकाश किरण जाएगी तो माना कि हम मान लेते हैं कि प्रकाश किरण इसके अभिलंबवतः गई। कैसे गई? ये जो तल है इसके अभिलंबवतः। तो आपको पता है जब प्रकाश किरण अभिलंबवतः जाएगी तो क्या होगा? जब प्रकाश किरण अभिलंबवतः जाती है तो प्रकाश किरण का क्या होता है? सीधी निकल जाएगी, ऊपर निकलेगी कि नहीं निकलेगी? मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यदि कोई अपवर्तन की घटना में प्रकाश किरण अभिलंबवतः आपतित होती है या अभिलंब के साथ जितने डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो जैसे आई कोण पर आपतित हुई, अपवर्तित हुई आर कोण पर, तब तो हमने स्नेल का नियम लगा दिया था, sin I अपॉन sin R इक्वल नियतांक। लेकिन जब अभिलंबवतः आपतित होगी तो सीधी निकल जाएगी, कोई अपवर्तन की घटना नहीं होगी। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैंने इसको कैसे आपतित कराया? अविलंबवतः। तो अविलंबवतः आपतित कराया है
तो वो सीधी निकल गई। तो प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। क्योंकि ध्यान रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है वो केवल एक ही कंडीशन में होती है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। उसमें भी कुछ विशेष स्थितियाँ हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कुछ विशेष शर्तें हैं जिनको मैं बताऊँगा। पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ लेते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ प्रकाश स्रोत स्थित है, तो प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण इस अपवर्तक तल के लंबवत कहिए या अभिलंब के अनुदिश कहिए, तब ये प्रकाश किरण बिना विचलन की सीधी ऊपर निकल गई। यदि अभिलंब के साथ ये कुछ डिग्री का कोण बनाते हुए अगर इस पर आपतित हो जाए, जैसे कुछ डिग्री का कोण बनाते हुए क्या हो जाए, इस तल पर आपतित हो जाए, तो क्या होगा बताओ? कुछ डिग्री का कोण बनाते हुए क्या हो जाए, इस तल पर आपतित हो जाए। जैसे माना कि ये अभिलंब मान लेते हैं, यहाँ ये अभिलंब है, ठीक है। तो कुछ डिग्री का कोण, माना कि ये कोण कितना है, इसको कुछ कोण दे देते हैं। माना कि ये कोण I1 है। क्या है? कोण I1। I1 कोण के साथ, अभिलंब के साथ I1 कोण पर इस प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश किरण आपतित होती है। तो जब आपतित होगी तो ये क्या हो जाएगी? अपवर्तित होगी। होगी कि नहीं होगी? तो कितने कोण पर अपवर्तित हो गई? माना कि ये R कोण पर अपवर्तित हो गई। अब अपवर्तन का मतलब यहाँ सघन से विरल में प्रवेश कर रही है। यहाँ सघन से किस में प्रवेश कर रही है? विरल में। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो यह अभिलंब से दूर हटेगी, दूर हट गई। अब नेक्स्ट स्टेप में यदि हम आपतन कोण I का मान बढ़ा दें, तो आपको पता है जब हमने इसका मान बढ़ा दिया, जब हमने इसका मान बढ़ा दिया इस प्रकार से, ऐसे मान बढ़ा दिया, तो अपवर्तित किरण का भी जो कोण है उसका मान बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब हमने आपतन कोण के मान में वृद्धि की है, तो अपवर्तित कोण के मान में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो नेक्स्ट, अगर हम आपतन कोण के मान में वृद्धि करें, यदि हम क्या करें? आपतन कोण के मान में वृद्धि, तो अपवर्तन कोण के मान में भी वृद्धि होगी। क्योंकि जब हमने आपतन कोण की I के मान में वृद्धि कर दी, तो अपवर्तन कोण के मान में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको वृद्धि करके देख लेते हैं। तो जब प्रकाश किरण के हमने आपतन कोण के मान में क्या कर दी? वृद्धि। ये अभिलंब है, अभिलंब के साथ कोण बढ़ गया। I1 से क्या कर दिया मैंने? I2। तो अपवर्तित किरण भी, अपवर्तन कोण है, पहले R था, यहाँ मैं कह देता हूँ R1, या आप ये काम कर लो, इसको R1 कह देता हूँ मैं, इसको क्या कह लेते हैं? R2 कह देता हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम? भाई हमने काम क्या किया है, पहले जो प्रकाश स्रोत है उससे अभिलंबित प्रकाश किरण आई, तो वो जिस पथ से आई उसी पथ से सीधी निकल गई, कोई अपवर्तन की घटना नहीं हुई। अब अभिलंब के साथ जब I कोण पर आपतित हुई है, तो R कोण पर वो क्या हो गई? अपवर्तित हो गई। जब हमने आपतन कोण I का मान बढ़ाया है, तो जो अपवर्तन कोण है R का मान बढ़ेगा, सीधी सी बात है। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चलो ठीक है, हम बढ़ाते गए, आपतन कोण का मान क्या करते गए? बढ़ाते गए। आपतन कोण का मान बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। एक स्थिति ऐसी नहीं आएगी कि अपवर्तित किरण का जो अपवर्तन कोण है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो ये प्रकाश किरण इस तल के ऐसे आ जाएगी, आएगी। भाई आपतन कोण का एक ऐसा मान तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि हमें पता है कि आपतन कोण के मान वृद्धि करते जा रहे हैं, तो अपवर्तित किरण, या आप ये कह सकते हो अपवर्तन कोण के मान में वृद्धि होती जा रही है। तो इसका सीधा सीधा ये अर्थ हो गया कि जब इस आपतन कोण I के मान में से वृद्धि करता गया, तो इसके मान में भी वृद्धि होती गई। भाई इसके मान में भी तो क्या होती गई है? वृद्धि होती गई है। मैं इसके मान में और वृद्धि करूं तो इसके मान में देखो और वृद्धि होती जाएगी, होगी कि नहीं होगी? ये पैटर्न बन जाएगा। देखो सिस्टम यहाँ क्या चल रहा है कि ये था, ये तो स्थिति थी पहले, ये कोण I है, अरे ये तो स्थिति है, देखो ये स्थिति है। मैंने इसका मान बढ़ाया तो इसका मान बढ़ गया। भाई मैंने इसका मान बढ़ाया तो इसका मान बढ़ गया। अब मैं इसका मान और बढ़ाऊं तो इसका मान और नहीं बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा कि नहीं? तो ये I का मान ऐसे एक ऐसा विशेष मान होगा जिस पर ये जो वाली ये किरण है वो इस तल के कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। आपतन कोण के एक विशिष्ट मान पर या आपतन कोण के एक विशेष मान पर। तो यहाँ देखो प्रकाश किरण यदि यहाँ से गई तो आपतन कोण के एक विशेष मान पर क्या हुआ कि यहाँ जैसे ये अभिलंब है, तो जो प्रकाश किरण थी अपवर्तित प्रकाश किरण,
उस तल के समांतर हो गई। अपवर्तक तल के कैसी हो गई? समांतर हो गई। या आप ये कह सकते हो अभिलंब के साथ कितनी डिग्री का कोण बन गया? 90 डिग्री का। अभिलंब के लंबवत हो गई, तल के समांतर हो गई। आप कैसे भी कह सकते हो, देखो अभिलंब के लंबवत कर सकते हो, लंबवत है या नहीं अभिलंब की, और तल के कैसी है? समांतर। लेकिन आपतन कोण के एक विशेष मान पर हम आपतन कोण का मान बढ़ाते गए तो आपतन कोण का एक विशेष मान आया जिस पर अपवर्तित किरण अभिलंब के लंबवत हो गई। तो यहाँ ये कोण माना कि आप क्या मान लो IC, इसको नाम मैंने क्या दिया है? IC। अब आप कह रहे होंगे कि सर इसको I3 क्यों नहीं दिया, IC ही क्यों दिया है? ये I है, ये भी क्या है? I। तो मैंने इसको नाम दे दिया है IC। अब कारण ये है कि अब यहाँ से आगे यदि मैं आपतन कोण के मान में वृद्धि कर दूँ तो क्या होगा? यहाँ आपतन कोण के मान में क्या कर दूँ मैं? वृद्धि। तो बताओ क्या होगा? तो हम तो वृद्धि करते आए और जो अपवर्तित किरण थी अर्थात अपवर्तन कोण के मान में लगातार वृद्धि होती गई। तो अब मैं और वृद्धि कर देता हूँ थोड़ी सी। यहाँ तक देखो ऐसे करते आए, जैसे हम आपतन कोण के मान में वृद्धि करते हैं तो अपवर्तन कोण के मान में वृद्धि होती गई। अब मैं इसमें जरा सी भी वृद्धि की, मैंने अब इस कोण से आगे थोड़ी सी भी वृद्धि की, तो ये जो किरण है इसके कोण में वृद्धि होगी। तो कोण में वृद्धि होगी तो ये प्रकाश किरण ऐसे इसमें थोड़ा सी भी कोण में वृद्धि होने का मतलब इसी माध्यम में वापस किरण का आना। तो यहाँ एक ऐसा विशेष कोण है, यहाँ एक ऐसा विशेष कोण है जिससे अधिक कोण पर यदि कोई प्रकाश किरण आपतित हो जाए तो पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? आपतन कोण के उस विशेष मान को, कौन से विशेष मान को? जिस कोण के मतलब जिस कोण पर अपवर्तित किरण है, परावर्तित नहीं, आपतन कोण के जिस विशेष मान पर अपवर्तित किरण अभिलंब के लंबवत होती है उस कोण को कहते हैं हम क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण से अधिक कोण थोड़ा सा भी हुआ तो किरण पुनः उसी माध्यम में लौट आएगी। इस घटना को कहेंगे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ तक थीम समझ में आई कि नहीं? अब मैं आगे ने एक थोड़ा सा मान और बढ़ा देता हूँ। आपतन कोण I का मान थोड़ा सा बढ़ा करके उसी माध्यम में किरण वापस लौट आएगी। इसको एक बार फिर से समझ लेंगे। तो देखो अब जो प्रकाश किरण है क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो गई। जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होगी तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आई। तो यहाँ जो प्रकाश किरण है वो यहाँ कोण कितना है? माना कि I है, आपतन कोण क्या है? I, और I इज ग्रेटर देन IC। क्रांतिक कोण से अधिक कोण है। IC का मतलब क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। तो यहाँ क्या हो जाएगा? I इज ग्रेटर देन IC। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? और ये टोटल कोण कितना हो गया? आप यहाँ से इधर से कोण ले सकते हो, ये कोण R हो गया, ये कोण क्या मान लो? R हो गया। इधर से कोण ले लो क्योंकि ये परावर्तन हो गया यहाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो अब इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं पहले तो ये बताओ, दोबारा में तो समझ में आनी है। देखो कोई प्रकाश स्रोत है वो सघन माध्यम में स्थित है। अब सघन माध्यम से प्रकाश किरण कहाँ जा रही है? विरल माध्यम में। तो हमें पता है जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो यहाँ दूर हटेगी, लेकिन यदि अभिलंबवत आ जाए तो वह दूर नहीं हटेगी, जैसे आई वैसे सीधी निकल जाएगी। तो ये जैसे आई वैसे सीधी निकल गई, अभिलंब से दूर नहीं हटी। लेकिन किसी कोण पर आ जाए, देखो अभिलंब के साथ I कोण पर, I1 कोण पर जब प्रकाश किरण इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश की है तो R1 कोण पर अपवर्तित हो गई। अब आपतन कोण के मान में हमने क्या की? वृद्धि की। पहले तो इतना था, अब हमने इसकी में वृद्धि कर दी। आपतन कोण के मान में क्या की? वृद्धि। तब यहाँ जो अपवर्तन कोण है उसके मान में भी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब हम आपतन कोण के मान में वृद्धि करते गए तो आपतन कोण के एक विशिष्ट मान पर या आपतन कोण के एक विशेष मान पर एक कोण ऐसा आया, हम वृद्धि करते गए, एक कोण ऐसा आया जहाँ आपतन कोण के एक विशेष मान पर जो अपवर्तित किरण है वो तल के समांतर हो गई या अभिलंब के लंबवत हो गई। ये बात क्लियर समझ में आ गई कि नहीं? तो आपतन कोण के उस विशेष मान को, कौन से विशेष मान को? जिस कोण पर अपवर्तित किरण तल के समांतर या अभिलंब के लंबवत हुई है।
आपतन कोण के उस विशेष मान को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा समझ में आ गई कि नहीं? आपतन कोण का वह विशेष मान जिस पर अपवर्तित किरण तल के समांतर या अवलंब के लंबवत हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। या आप इसको एक तरीके से परिभाषित कर सकते हो, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो एक आपतन कोण का मान होगा, तो वह आपतन कोण का मान जिसके संगत आपतन कोण का वह मान जिसके संगत जो दूसरा माध्यम है, विरल माध्यम में जो अपवर्तित किरण है वो 90 डिग्री का कोण बनाए। अपवर्तित किरण विरल माध्यम में 90 डिग्री का कोण बनाए, तब उस मान को, कोण का वह जो संगत मान है उसको क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। कैसे परिभाषित कर लो? जी यही है कि आपतन कोण का वह विशिष्ट मान, आपतन कोण का वह विशेष मान जिस पर अपवर्तित किरण तल के समांतर या अवलंब के लंबवत होती है, उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अब आगे बात करते हैं कि यदि क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर कोई प्रकाश किरण किसी अपवर्तक तल पर आपतित हो जाए, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, तो क्या होगा? देखो ये कोण बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा तो उसी माध्यम वापस लौटेगी कि नहीं लौटेगी? तो अब जब हम पूर्णांतीय परावर्तन घटना को परिभाषित करेंगे तो हम कहेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण आप क्रांतिक कोण से, जब कोई प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हम कहेंगे पूर्णांतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण समझ में आ गया, पूर्णांतरिक परावर्तन समझ में आ गया। तो एक बार देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्पीड में कैसे लिखना होता है। ये लिखना कैसे है वो समझ लो, चित्र के माध्यम से किसी भी चीज़ का कोई रट्टा नहीं लगाना है भाई। ऐसे रटेंगे तो कब तक रटेंगे? सब्जेक्ट्स बहुत है, मैटर बहुत है। तो देखो ये चित्र बस हमसे आता है, हमें लिखना है जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अवलंब से दूर हटती है। आपतन कोण के मान में वृद्धि करने पर अपवर्तन कोण के मान में वृद्धि होती है। आपतन कोण के एक विशिष्ट मान पर अपवर्तित किरण तल के समांतर या अवलंब के लंबवत होती है। आपतन कोण के मान में वृद्धि करने पर, या आप ये कह सकते हो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक रखने पर, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक रखने पर परावर्तित किरण, क्योंकि यहाँ परावर्तन हो रहा है, तो क्रांतिक कोण से अधिक कोण रखने पर जो किरण है वो पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। यहाँ IC का मतलब क्रिटिकल एंगल, IC का मतलब क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण। तो पूर्णांतरिक परावर्तन घटना अच्छी समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। तो इसी अब स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। बाकी बात कर लेते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त। तो देखो आवश्यक शर्त पढ़ लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार देख लिया करो। अब देखो आवश्यक शर्त पढ़ लेते हैं। ये आवश्यक शर्त में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, और कंपटीशन में अगर पूर्णांतरिक परावर्तन से कुछ पूछा जा रहा है तो मोस्टली आवश्यक शर्तें पूछी जाती हैं। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना में से ये जो आवश्यक शर्तें हैं उसमें से बनते हैं। क्योंकि आवश्यक शर्त होगी तो वो पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना बच्चे पर ऑटोमेटिक आएगी। जिसको शर्त ही पता है तो उसको तो आएगी, तो इसलिए शर्त पूछी जाती है। तो पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें कह लो, आवश्यक शर्त है। तो देखो नंबर 1, पहली बात क्या है कि जो प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश किया जाना चाहिए। पहली आवश्यक शर्त है, कभी भी विरल से सघन में, विरल माध्यम से यदि सघन माध्यम में कोई प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है तो पूर्णांतरिक परावर्तन हो ये संभव नहीं है। इस बात की गांठ बांध लो बिल्कुल कि पूर्णांतरिक परावर्तन कब होगा? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, और वो भी क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर। तो पहली शर्त तो क्या हो गई? प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश किया जाना चाहिए। तो प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश किया जाना चाहिए।
विरल माध्यम में प्रवेश किया जाना चाहिए, प्रवेश किया जाना चाहिए। अब दूसरी आवश्यक शर्त, दूसरी आवश्यक शर्त क्या है कि प्रकाशकरण, जो आपतित प्रकाशकरण है वो अविलंब के साथ क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर होनी चाहिए। तो आपतित प्रकाशकरण का आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तभी प्रकाशकरण पुनः उसी माध्यम में लौटेगी, जैसा कि हमने अभी पहले जाना था। तो हम क्या लिखेंगे कि प्रकाशकरण का क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होना चाहिए। आपतित प्रकाशकरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होनी चाहिए। तो प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होना चाहिए, आपतित होना चाहिए। तो ये आवश्यक शर्त समझ में आई कि नहीं, कि प्रकाशकरण को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होना चाहिए। अब हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए यहाँ स्नेल का नियम लागू करते हैं, या हम ये कह सकते हैं यदि हमें क्रांतिक कोण का मान दिया हुआ है तब हम उस माध्यम का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए सूत्र फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लो। अब बात कर लेते हैं माध्यम का अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। तो माध्यम के अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में संबंध। देखो, अपवर्तनांक, माध्यम के अपवर्तनांक को मैं कैसे व्यक्त कर लेता हूँ, माना कि nm। मीडियम का अपवर्तनांक हो गया, क्योंकि अपवर्तनांक को सामान्यतः n से या म्यू से व्यक्त करते हैं। अपवर्तनांक को सामान्यतः किससे व्यक्त करते हैं, n से या म्यू से। आपको कहीं म्यू भी मिल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, n या म्यू, इन दोनों से हम अपवर्तनांक को व्यक्त करते हैं। तो कहीं मिल जाए तो ये कि नहीं कि म्यू मिल गया तो सर नहीं तो n से बताया था। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ nm, m का मतलब मीडियम, माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम कौन सा, वो जो सघन माध्यम था, उस किरण आरेख को जो भी मैंने पूर्णांत परावर्तन के लिए बताया था उसको माइंड में लेके आओ तभी सॉल्व होगा। तो nm व IC के मध्य संबंध, इसका मतलब क्या हो गया, माध्यम के अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण के मध्य संबंध। तो देखो हमें पता है कि स्नेल के नियम से, किससे, स्नेल के नियम से। हमने यहाँ स्नेल का नियम क्यों लगाया है भाई, पढ़ तो अपवर्तन ही रहे हैं, भले ही पूर्णांत परावर्तन है, लेकिन पहले तो उसमें अपवर्तन की घटनाएं होती हैं, वो तो एक विशिष्ट कंडीशन में पूर्णांत परावर्तन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ स्नेल का नियम लागू करेंगे। तो स्नेल के नियम से हमें पता है कि n1 sin i = n2 sin r, पता है कि नहीं। अरे n1 sin i = n2 sin r। अब यहाँ स्थिति के हिसाब से हम देख लेते हैं कि n1 क्या है, पहला माध्यम सघन होगा, दूसरा माध्यम विरल होगा, क्योंकि प्रकाशकरण जिस माध्यम से जिसमें जाती है, तो जिससे जाती है वो पहला माध्यम, जिसमें जाती है वो दूसरा माध्यम। ठीक है, जिससे जाती है वो पहला माध्यम, जिसमें जाती है वो दूसरा माध्यम। तो यहाँ n1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, तो सघन माध्यम से विरल में जा रही है, हमें सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो यहाँ कहाँ, यहाँ इस डेरिवेशन में। तो n1 = मैंने क्या लिया है, nm। भाई शकल बदल दिए, आपतन कोण पूर्णांत परावर्तन की स्थिति पे मान लेते हैं I = क्या है भाई, IC होगा कि नहीं होगा, उसे जस्ट थोड़े से अधिक कोण पर ही तो पूर्णांत परावर्तन हो ही जाता है। तो हमने I = क्या ले लिया है, IC ले लिया। और I = IC की कंडीशन में R = कितना हो जाएगा बताओ, R = 90 होगा कि नहीं होगा। क्यों, विचार करो इस बात पर, कैसा, क्यों।
देखो आपको पता है आई इक्वल आई सी क्यों लिया है, क्योंकि क्रांतिक कोण पर जब बात करें, क्योंकि हमें क्रांतिक कोण और उस माध्यम का अपवर्तनांक का संबंध ज्ञात करना है, तो यहाँ क्रांतिक कोण पर आई इक्वल आपतन कोण तो क्रांतिक कोण हो गया, क्रांतिक कोण पर जो अपवर्तित किरण थी, इससे पहले हमने किरण आरेख बनाया था वो अवलंब के लंबवत थी, ठीक है नहीं, तो यहाँ आर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इसको इसमें रख दो। हाँ n1 n2 क्या है, n2 इक्वल क्या है, मैंने ऊपर वायु ली थी और नीचे जल लिया था कि नहीं, तो वायु के लिए अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 1, होगा कि नहीं होगा। वायु के लिए आप कहोगे सर ये तो निर्वात के लिए होता है, मैंने आपको बताया था कि वायु के लिए कितना होता है 1.0003 लगभग 1 होता है, ठीक है, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। अब इसको इस सूत्र में रख दो, n1 की है तो मुझे क्या रखना है nm साइन आई की क्या आ जाएगा आई सी इक्वल n2 क्या है, n2 का मान 1 है इंटू साइन आर का मान क्या है 90। सॉल्व कर दो इसको, एन एम साइन आई सी इक्वल ये कितना बचा यहाँ 1, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से दोनों ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखो हमने ये स्नेल के नियम से पढ़ा है n1 साइन आई इक्वल n2 साइन आर। क्रांतिक कोण की स्थिति पर n1 सघन माध्यम था जिसके लिए मैंने अपवर्तनांक nm ले लिया है, मीडियम m का मतलब मीडियम माध्यम का अपवर्तनांक, साइन आई के आई सी लिखा है, आपतन कोण क्रांतिक कोण हो गया, जो अपवर्तन कोण था वो 90 हो गया था, क्रांतिक कोण पर हुआ था कि नहीं, तो हमने इस स्थिति में लिख लिया। और यहाँ 1 इसलिए लिखा है क्योंकि हमने जल से, मैंने अभी उदाहरण लिया था पहले, जल से किस में किरण को प्रवेश कराया था वायु में, तो वायु के लिए कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ nm कितना आ जाएगा nm इक्वल 1 साइन आई सी। अब मुझे एक बात बताओ ये किस किस में संबंध आ गया है, nm माध्यम का अपवर्तनांक, आई सी क्या है क्रांतिक कोण। यदि आपको क्रांतिक कोण दिया हो तो उसका 1 साइन ले दो उस कोण का, तो क्या आ जाएगा उस माध्यम का अपवर्तनांक आ जाएगा। यदि माध्यम का अपवर्तनांक दिया है तब आप क्रांतिक कोण के यहाँ तक कर सकते हो, आप इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम कुछ जो इम्पोर्टेंट माध्यम है उनके क्रांतिक कोण पढ़ लेते हैं, उनको आपको याद ही रखना है डायरेक्टली, हालांकि आप इससे भी ज्ञात कर सकते हो क्योंकि उनके अपवर्तनांक आपको पता है तो आई सी याद कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट याद रख लें तो अच्छी बात है। जैसे जल है, जल के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, जल के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है 48.75 होगा, कितना होगा 48.75 डिग्री। अगर बात करें हम कांच की, तो कांच के लिए कितना हो जाता है 41.14, कांच के लिए कितना हो जाएगा, कांच के लिए 41.14 डिग्री। और इम्पोर्टेंट क्या है, जल हो गया, कांच हो गया, और जैसे हीरा है, हीरे के लिए 24.41 डिग्री होता है। तो ये आपको कुछ मोस्ट पॉइंट हैं जो आपको याद रखनी है, क्रांतिक कोण के मान होते हैं, जल के लिए कितना होता है, कांच के लिए और हीरे के लिए डाटा है, याद करने वाला मैटर है, तो इसको आप याद कर लेना। और आज वैसे गर्मी बहुत भयंकर है तो आज की क्लास यहीं समाप्त कर लेते हैं, बाकी कल क्लास लेंगे तो आज यहीं पर विराम लेते हैं, क्योंकि आज थोड़ी गर्मी कुछ ज़्यादा ही भयंकर लग रही है। तो गुड बाय बच्चों।